नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जहां से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ये वीडियो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में होने वाली वर्ग एक पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए, इसके अलावा एमपी सेट और किसी भी टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। एक इस तरीके का टॉपिक है और आज हम चर्चा कर रहे हैं वंशागति के आणविक आधार पर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम यहाँ क्वेश्चन और उसके आंसर और उसकी व्याख्यात्मक हल को देखेंगे और उस टॉपिक से संबंधित हम जितनी भी जानकारी होगी उस पर यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और संदीपनी क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आगामी जितने भी वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे, है ना। तो फिर अपन शुरू करते हैं इसे। और सबसे पहला जो प्रश्न है वो दे रखा है, मतलब ये डिस्कवरी से संबंधित है। डीएनए की डिस्कवरी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसको किसने डिस्कवर किया था, है ना। तो इसका आंसर है वाटसन और क्रिक ने। यहाँ डायरेक्ट मैंने आंसर लिख रखे हैं। और ये जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी, तो 1953 में, है ना। और वाटसन और क्रिक को इस स्ट्रक्चर जो डीएनए की इन्होंने खोजी थी इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये जो मॉडल दिया था वो डबल हेलिक्स मॉडल था, है ना। डबल हेलिक्स मॉडल था। द्वि कुंडलित नमूना दिया था इन्होंने, द्वि कुंडलित नमूना दिया डीएनए का। बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। और अभी हाल ही के दिनों में जो वाटसन है इनका देहांत हो गया है। इस तरीके की खबर आपने देखी होगी, गूगल पे आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन और चर्चा कर लेते हैं इस डीएनए के बारे में। देखो, सबसे पहले जो डीएनए को देखा था वो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर, है ना। फ्रेडरिक मिशर ने इन्हें देखा था पस सेल में, है ना। जो मवाद होती है, तो मवाद की जो कोशिका थी उस कोशिका में इसको देखा था। और क्योंकि ये जो मटेरियल इनको मिला था, मवाद की सेल में जो मटेरियल मिला था वो कैसा था, अम्लीय प्रकृति का था, एसिडिक नेचर का था, वो अम्लीय प्रकृति का था, एसिडिक नेचर का था। और इसलिए इन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन। तो देखो क्वेश्चन यहां से भी तो आ सकता है, न्यूक्लिन नाम किसने दिया था, फ्रेडरिक माइस्चर के द्वारा दिया गया था, है ना। फ्रेडरिक माइस्चर के द्वारा न्यूक्लिन नाम दिया था। डीएनए को सबसे पहले इन्होंने ही देखा था और मवाद कोशिका में पस सेल के अंदर इसे देखा गया था और न्यूक्लिन नाम दिया था, है ना। ये बाद में, ये तो डिस्कवरी बाद में हुई, उससे सबसे पहले तो फ्रेडरिक माइस्चर का नाम आता है। इसके अलावा वाटसन और क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी के बेस पर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन जो टेक्नोलॉजी है इसको फ्रैंकलिन और विल्किंस, एक्चुअल में इनकी ये टेक्नोलॉजी थी। फ्रैंकलिन और विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी को यूज किया। इसी टेक्नोलॉजी के बेस पर वाटसन और क्रिक ने स्ट्रक्चर डीएनए की बताई थी कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में होता है। इस तरीके से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। एक्चुअल में इसे अपन बीडीएनए भी कहते हैं और इसी को हम राइट हैंडेड डीएनए भी कहते हैं, राइट हैंडेड डीएनए ना। तो ये डीएनए की डिस्कवरी से संबंधित कुछ बातें थी। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले न्यूक्लिन नाम किसने दिया, तो फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। मवाद कोशिका में देखा, अम्लीय नेचर होता है ऐसा इन्होंने कहा। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का जो डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित नमूना है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में दिया गया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था और एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी फ्रैंकलिन और विल्किंस की थी, है ना। सबसे पहले इन्होंने ही इस पर काम किया था। तो इस तरीके से ये डीएनए की डिस्कवरी से संबंधित कुछ वैज्ञानिक हैं और ये कुछ तथ्य हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और अपन आगे चलते हैं।
दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। विच सुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए? विच सुगर प्रेजेंट इन डीएनए? डीएनए के अंदर कौन सी सुगर पाई जाती है? तो आंसर तो इसका यहां लिखा हुआ है, डीऑक्सीराइबोज सुगर पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज सुगर पाई जाती है। ठीक है, ये जो डीऑक्सीराइबोज सुगर है वो कितने कार्बन की है? तो 5 कार्बन की पेंटोज सुगर है। ये कौन सी सुगर है? पेंटोज सुगर है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें 5 कार्बन होंगे, CH2OH, OHH, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 कार्बन की पेंटोज सुगर है ना डीएनए में पाई जाती है। देखो हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है ये कौन सा नंबर? कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पर यहां पर केवल अगर हाइड्रोजन है, केवल हाइड्रोजन है, तो ये जो सुगर होगी वो कौन सी होगी? ये डीऑक्सीराइबोज सुगर होगी। और यदि यहां पर कार्बन नंबर 2 पर, एक मिनट में इधर से दूसरी ड्रॉ कर देता हूं, तो ये कार्बन नंबर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये 5। अगर कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन भी पाई जाती हो, देखो अंतर यही है ना, अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो डीऑक्सीराइबोज सुगर, और यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो राइबोज सुगर। तो ये जो राइबोज सुगर है ये भी पेंटोज सुगर है क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। लेकिन ये कहां पाई जाती है? तो ये तो मिलती है आरएनए में, और ये किस में मिलती है? डीएनए में। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज नाम से ही पता लग रहा है डीऑक्सीराइबोज सुगर डीएनए में होगी, राइबोज सुगर किस में होगी? आरएनए में होगी। तो इस तरीके से ये बात किसकी हो गई? डीएनए में मिलने वाली सुगर के बारे में बात हो गई है ना। डीएनए में कौन सी सुगर पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? डीऑक्सीराइबोज सुगर पाई जाती है। कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की होती है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज सुगर के कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 पर केवल हाइड्रोजन पाई जाती है, केवल और केवल हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित हो, है ना, कार्बन नंबर 2 पर यदि OH पाया जाए तो वो सुगर किसकी हो जाती है? वो सुगर हो जाती है आरएनए की, है ना। तो इस तरीके से डीएनए की सुगर के बारे में ये बात हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच बेस इज फाउंड ओनली इन आरएनए? आरएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? किसकी बात हो रही है? नाइट्रोजन बेस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। आरएनए में नाइट्रोजन बेस कौन कौन से पाए जाते हैं? तो देखिए, एक तो होते हैं प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में आते हैं एडिनिन और ग्वानिन। इनको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे ए और जी। और इधर होंगे साइटोसिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल, यूरेसिल। तो साइटोसिन को सी से और यूरेसिल को यू से। बात किसकी हो रही है? आरएनए की। तो ये आरएनए के नाइट्रोजन बेस हैं, आरएनए। आरएनए के नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा? स्पेशली जो केवल आरएनए में मिलता है वो यूरेसिल होता है। और यूरेसिल के स्थान पर यदि थाइमीन आ जाए, यूरेसिल के स्थान पर अगर थाइमीन आ गया तो समझ लो बात किसकी हो रही है? फिर वो डीएनए की हो रही है ना। तो नाइट्रोजन बेस है जो मेनली 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के 2 भाग हैं, एडिनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडीन के 2 भाग हैं, तो साइटोसिन और थाइमिन, सॉरी यूरेसिल, है ना। यूरेसिल, थाइमिन होता तब तो फिर डीएनए हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? यूरेसिल होगा। ठीक है, चलो एडिनिन पेयर्स विथ विच बेस? एडिनिन किसके साथ पेयरिंग करता है? एडिनिन की बात हो रही है। एडिनिन
तो डीएनए में भी मिलता है और एडेनिन आरएनए में भी मिलता है। तो नाइट्रोजन बेस की अगर अपन बात करें, नाइट्रोजन बेस या फिर नाइट्रोजन क्षारक, तो नाइट्रोजन क्षारक मैंने अभी आपको बताया, एक तो हो गए प्यूरिन और एक हो गए पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन और पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, है ना, इस तरीके से है। तो देखिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, अगर ये चार पाए जाते हैं तो समझ लो बात किसकी हो रही है, डीएनए की। तो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। और अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है एडेनिन किसके साथ पेयरिंग करता है, तो आंसर आएगा थाइमिन। अब थोड़ा सा इधर देखें, एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है थाइमिन से, टी के साथ, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है गुआनिन से, गुआनिन से, है ना। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है गुआनिन से, या फिर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टी डबल बॉन्ड ए और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, बात एक ही है। तो ये नाइट्रोजन बेस है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो इस तरीके से ये पेयरिंग करते हैं। तो यहां पर जो पूछा गया है कि एडेनिन किसके साथ पेयरिंग करता है, तो आंसर आ जाएगा थाइमिन के साथ। ए किसके साथ जुड़ा है, टी के साथ जुड़ा है। कितने बॉन्ड से जुड़ा है, दो बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है। कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, दो बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, गुआनिन फॉर्म्स हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन क्या मतलब, जी, और मैंने अभी आपको बताया था जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ता है, सी से, या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है जी से। तो इसका मतलब ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और अगर मैं एडेनिन की बात करूं तो ये थाइमिन के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, 2, या फिर थाइमिन एडेनिन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड हमें याद रखने हैं, जी और सी या सी और जी के बीच में 3, और ए टी या टी ए के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल। देखो इधर देखिए, डीएनए का जो फॉर्मेशन है, डीएनए एक्चुअल में क्या है, तो डीएनए है एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए। बना किसका होता है, तो डीएनए के मुख्यतः जो कंपोनेंट है, डीएनए के कंपोनेंट, तो डीएनए के मुख्यतः कंपोनेंट कितने होंगे, 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। नंबर 1, 5 कार्बन की पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, है ना। नंबर दूसरे पर क्या आते हैं, नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षारक। और नंबर 3 पर क्या आता है, तो नंबर 3 पे आता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो 5 कार्बन की पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों जब मिलते हैं तो निर्माण किसका हो जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण हो जाता है। कैसे बनता है, तो इधर देखिए, डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उसमें सबसे पहले मैंने इधर लिखा, यही लिख देते हैं, 5 कार्बन की शुगर, यहां लिख लेते हैं पेंटोज शुगर। मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं, कलर चेंज करते हैं, और इधर देखें, इसके साथ मैंने इसके कार्बन नंबर 1 से जोड़ दिया नाइट्रोजन बेस, कोई सा भी हो सकता है चारों में से, एडेनिन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है, सॉरी एडेनिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, गुआनोसिन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इसके कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ जाता है फॉस्फेट।
तो इस तरीके से ये जो संरचना बनती है इसे कहते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में एक्चुअल में कितनी चीजें आ गई? 3 आ गई। नंबर 1 फॉस्फेट समूह, नंबर दूसरे में शुगर, और नंबर तीसरे में नाइट्रोजन के बेस, तीनों आ जाएंगे। तो इस तरीके से बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें से मैं फॉस्फेट को हटा दूं, जैसे शुगर, और इसके कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है नाइट्रोजन का बेस, तो मैं इसे कहता हूं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब इस तरीके से जब ये आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण होता है। यहां पर 2 बॉन्ड बनते हैं, एक तो ये बॉन्ड बना हुआ है यहां पर, इसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और एक यहां पर बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरीके से 2 बॉन्ड बनते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मतलब ये जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये कहां कहां बना हुआ है? तो ये 5 कार्बन की जो शुगर है, 5 कार्बन की जो शुगर है उसके कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन बेस के बीच में बनेगा, नाइट्रोजन बेस के बीच में बनेगा। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहां बनता है? तो ये कार्बन नंबर 5 और फॉस्फेट के बीच में बनता है, कार्बन नंबर 5 और फॉस्फेट के बीच में बनता है। तो इस तरीके से एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? जैसे डीएनए का एक स्ट्रैंड इस तरीके से है, डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसे है 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर, तो इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो इसका एंटी पैरेलल होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर, इस तरीके से। तो इस वाली घटना को कहते हैं एंटी पैरेलल। तो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। अगला, स्टोन्स आर रिच इन विच अमीनो एसिड? स्टोन में कौन से अमीनो एसिड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो स्टोन में पाए जाते हैं लाइसीन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड। स्टोन एक प्रोटीन है जो डीएनए की पैकेजिंग के काम आती है। डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है वो अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन में, नहीं यहीं पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए डीएनए की जो हमारा जो डीएनए है ना वो लगभग 2.2 मीटर लंबा है, और कोशिका के अंदर भी केंद्रक मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर ये भैया बैठे हुए हैं डीएनए। अब इतना बड़ा डीएनए इस छोटी सी कोशिका के केंद्रक के गुणसूत्र में है ना, सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में किस तरीके से पैक रहता है, तो इसे हम पढ़ते हैं पैकेजिंग के नाम से। और पैकेजिंग के लिए अपन पढ़ते हैं एक मॉडल जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्या नाम है? न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल, और न्यूक्लियोसोम मॉडल ये कहता है कि उच्च स्तर पर डीएनए की पैकेजिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हिस्टोन की जरूरत पड़ती है। और हिस्टोन क्या है? तो हिस्टोन प्रोटीन है। और हिस्टोन प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन के जो टोटल हिस्टोन प्रोटीन है वो देखिए इधर H1, H2A, H2B, H3 और H4 कितनी है? 4 है। मेन तो 4 है, जैसे H2A, H2B, H3, H4, इनके दो मॉलिक्यूल, इनके 2 मॉलिक्यूल, उन्होंने 2 इंटू कर दिया है, 2 मॉलिक्यूल, जैसे 1, 2, 3, 4। तो जैसे ये H2A, तो ये H2A, ये H2B, तो ये H2B, ये H3,
ये H3, तो ये H3, और ये H4, तो ये H4। तो देखो गिनो कितने हो गए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं इसमें, 8 भाग ले रहे हैं। तो इससे जो संरचना बनती है इसे ऑक्टामर कहते हैं, स्टोन का ऑक्टामर कहते हैं। और इसके चारों तरफ डीएनए इस तरीके से अंटे लगाए हुए होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को यहाँ पर एक प्रोटीन पकड़ के रखती है जिसे H1 कहते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियोसोम बनता है। आउटडेट में इसके बारे में बताया था। तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है जो डीएनए की पैकेजिंग को समझाता है। तो आपको याद क्या रखना है, डीएनए की पैकेजिंग में स्टोन प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, तो 8, इसीलिए हम इसे स्टोन का अष्टक या ऑक्टामर कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रोटीन है, तो मेनली इसमें H2A, इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2। H2B कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2। H3 और H4 इनके भी कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन H1 का कितना होगा, 1 होगा। H1 का कितना मॉलिक्यूल होगा, 1 होगा। याद रखना है H1 का 1, H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2 होंगे। इस तरीके से डीएनए यहां इसके चारों तरफ अंटे लगाता है। और ये जो डीएनए इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है ना, वो इस तरीके से देखो, तो ये पूरे 2 चक्कर नहीं लगाता, मतलब पौने 2 चक्कर लगाता है। और यहां से लेके यहां तक इसमें जो टोटल बेस पेयर आते हैं वो 200 बेस पेयर रहते हैं, 200 बेस पेयर। ठीक है, 200 बीपी बेस पेयर, 200 बेस पेयर इसमें भाग लेते हैं। इस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है। यहां पर हमसे पूछा गया था स्टोन प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, तो लाइसिन होता है और आर्जिनिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए न्यूक्लियोसोम कंटेन्स हाउ मेनी बेस पेयर, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं। तो यहां संख्या मैंने आपको अभी बताई थी, कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। बात आती है न्यूक्लियोसोम के क्या है, तो न्यूक्लियोसोम स्टोन प्रोटीन से बना हुआ एक ऑक्टामर, और ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा हुआ होगा डीएनए इस तरीके से। और इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को पकड़े हुए होगी एक प्रोटीन जिसको कहते हैं H1। ठीक है, तो स्टोन के ऑक्टामर में टोटल स्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे 8, H2A के होंगे 2, H2B के होंगे 2, H3 के होंगे 2, H4 के होंगे 2। ये 8 मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं। ये 8 मिलके ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये जो पूरे डीएनए है, इस डीएनए पर टोटल बेस पेयरों की संख्या होगी 200। कितने बेस पेयर होंगे, 200 बेस पेयर होंगे। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज आइडेंटिफाइड एच, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो आइडेंटिफाइड क्या करता है। देखो ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था ग्रिफिथ के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था, है ना, ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था। और ग्रिफिथ ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किया है, तो उन्होंने चूहे को लिया, एक्सपेरिमेंट में चूहे को लिया था। ठीक है, और इन्होंने एक बैक्टीरिया भी लिया, जीवाणु, जीवाणु लिया। ऐसा जीवाणु जो कौन सा रोग फैलाता हो, निमोनिया रोग फैलाता हो। ऐसा जीवाणु जो क्या फैलाता हो, निमोनिया रोग फैलाता हो। ठीक है, और इसके बेस पर ग्रिफिथ ने बताया कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है या प्रोटीन होती है। इस विषय पर एक्चुअल में ये चर्चा का विषय था उस समय का कि जेनेटिक मटेरियल है कौन, डीएनए होता है, आरएनए होता है या प्रोटीन होता है। तो इसी के लिए बार बार ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसके लिए ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था, ग्रिफिथ के द्वारा। इन्होंने एक बैक्टीरिया पर अपना एक्सपेरिमेंट किया जो निमोनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस बैक्टीरिया के एक्चुअल में 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं, इसके 2 प्रभेद पाए जाते हैं। एक होता है R सेकंड
और एक होता है एस थर्ड। देखिए इसकी जो बाहर की जो बॉल है ना, उस पर जो शुगर पाई जाती है, उससे जो कॉलोनी बनती है वो रफली थी, इसीलिए इसको तो कह रहे थे आर। ये एक्चुअल में कैसा है, अनुग्र है, नॉन विरुलेंट है, अनुग्र है ये, मतलब ये रोग नहीं फैलाएगा, इससे रोग नहीं होता है। और एस थर्ड है, इसकी कॉलोनी चिकनी थी। आर सेकंड की कॉलोनी कैसी है, रफ है, और एस थर्ड की कॉलोनी चिकनी है। ये उग्र प्रकार का है, विरुलेंट है, और ये रोग फैलाता है, ये रोग फैला देता है। ठीक है, तो इसके आधार पर ग्रिफिथ ने यह कोशिश करी थी जानने की कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता तो हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट से हुई थी, एक एक्सपेरिमेंट से प्रामाणिकता नहीं हो पाई थी। एक्चुअल में इन्होंने किया क्या था, देखिए आर सेकंड का जो प्रभेद है, इसको इन्होंने चूहे में इंसर्ट कराया, इंजेक्ट कराया, और चूहा जीवित रहा था। बाद में एस थर्ड का स्ट्रेन इन्होंने चूहे में एंटर कराया और चूहा मृत हो गया, मर गया वो। इसका मतलब ये बीमार करता है चूहे को, निमोनिया करता है और चूहा मर जाता है। ऐसा क्यों हुआ था? फिर एस थर्ड को इन्होंने हीट किल्ड कर दिया, गर्म किया, और इसे हीट किल्ड करके एस थर्ड को जब चूहे में इंजेक्ट कराया, और इन्होंने देखा कि चूहा तो जीवित रहा है। फिर इन्होंने क्या किया कि एस थर्ड जो हीट किल्ड है प्लस लिविंग आर सेकंड, दोनों को मिक्स एक साथ किया और इसे चूहे में इंजेक्ट कराया, चूहा मर गया। इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि ये जो एस थर्ड वो भले ही हीट किल्ड हुआ हो, लेकिन इसके डीएनए में आर सेकंड के डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और वो विरुलेंट टाइप का हो गया, वो उग्र प्रकार का हो गया, जिससे चूहा मर गया। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या बता रहा है, डीएनए के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाई तो 3 साइंटिस्ट एवेरी, मैक्लियोड और मैकाइटी भी आए थे, जिन्होंने ये बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन एक्चुअल में जो सही प्रामाणिकता सिद्ध हुई थी वो हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट से हुई थी, और उन्होंने ही बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। रेडियो एक्टिव P32 लेवल्स विच मॉलिक्यूल, देखिए दो साइंटिस्ट थे हर्शे और चेस, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज पर किया था। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को खाने वाला, जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी, ये देखने में इस तरीके का होता है। टेल फाइबर, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो बाहर की कवरिंग है ये प्रोटीन से बनी होती है, और इसके अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, तो हर्शे और चेस ने क्या किया था, दो रेडियो एक्टिव समस्थानिक इन्होंने लिए थे, P32 और S35, ये दो लिए थे। देखिए डीएनए में फॉस्फेट पाया जाता है, फॉस्फेट मौजूद है डीएनए में, इसका मतलब डीएनए किससे लेबल्ड हो गया, P32 से। और प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर, तो सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन किससे लेबल्ड हुई थी, S35 से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है P32 और S35, तो P32 किसको लेबल्ड कर रहा है, डीएनए को, S35 किसको लेबल कर रहा है, प्रोटीन को। और इसके बेस पर इन्होंने ये प्रामाणिकता दी और ये सिद्ध कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने वाले थे हर्शे और चेस। तो रेडियो एक्टिव जो P32 होता है वो किसको लेबल कर रहा है, वो डीएनए को करता है, और S35 किसको लेबल करता है, प्रोटीन को करता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट किसने किया था, हर्शे और चेस के द्वारा किया गया था। नेचर ऑफ डीएनए रिप्लीकेशन इज, डीएनए रिप्लीकेशन मतलब डीएनए प्रतिकृति, डीएनए प्रतिकृति कैसी होती है,
तो डीएनए की प्रतिकृति कैसी होती है? ये होती है सेमी कंजर्वेशन मेथड के द्वारा। सेमी कंजर्वेशन मेथड ये कहता है कि पुराने डीएनए से जब नया डीएनए बनता है, पुराने डीएनए से जब नया डीएनए बनता है तो उस डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है। इस तरीके से जो नया डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड नया होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड, है ना, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, अर्ध संरक्षी प्रतिकृति इसको कहते हैं, जिसमें डीएनए का एक स्ट्रैंड जो कैसा होगा, पुराना होगा, और एक स्ट्रैंड कैसा होगा, नया होगा। ठीक है, देखिए इधर डीएनए की जब डिस्कवरी हो गई थी, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में जानकारी हमें जब मिल गई थी, तो सेमी कंजर्वेटिव के आधार पर डीएनए की प्रतिकृति होती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले दो वैज्ञानिक थे, मेसेल्सन और स्टाल। मेसेल्सन और स्टाल, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया था, मैथ्यू मेसेल्सन और स्टाल ने ये सिद्ध कर दिया था कि डीएनए की जो प्रतिकृति है, डीएनए का जो रिप्लिकेशन है, डीएनए की जो प्रतिकृति है वो अर्ध संरक्षी होती है, अर्ध संरक्षी होती है। कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव होती है। मेसेल्सन और स्टाल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए दो भारी और हल्के दो समस्थानिक लिए थे, और वो समस्थानिक थे N15 और N14, N15 और N14। इस तरीके से इनके आधार पर यह सिद्ध कर दिया था कि डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो कैसी होती है, अर्ध संरक्षी होती है। याद रखना, क्वेश्चन आते हैं तो इसी बेस पर आते हैं। हम यहां पर मतलब वो वाली डिटेल पढ़ रहे हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, तो आप इसको इसी तरीके से देखते रहें, वीडियो के साथ बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इनको नोट डाउन भी कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके के और बेहतरीन जो वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें। डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स इन विच फेज? डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो किस फेज में होता है? देखिए, अगर कोई सेल जब डिवीजन करती है, सेल में जब डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के दौरान सबसे पहले सेल डिवीजन के लिए तैयारियां होती हैं। घर में कोई प्रोग्राम होता है तो अपन तैयारी करते हैं कि नहीं करते? तो ऐसे ही डीएनए जब सेल डिवाइड होना शुरू करती है तो उसकी तैयारियां भी होती हैं। देखो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस इस सेल पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सेल पर कंट्रोल जब न्यूक्लियस का नहीं होता है तो बेहतर यही होता है कि हम सेल को डिवाइड कर दें, सेल दो भागों में बट जाएगी। अब जब सेल को हम दो भागों में बांटेंगे तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी तो दो भागों में बांटना पड़ेगा भाई, बंटवारा होगा तो बराबर बराबर ही हो, है ना। तो सेल डिवीजन के दौरान कुछ तैयारियां होती हैं, और ये जो तैयारियां होती हैं हम उन्हें इंटरफेज के अंदर पढ़ लेते हैं। तो इंटरफेज में अपन पढ़ते हैं G1, S और G2, ये तीन फेज हैं। तो इसमें से जो S फेज होती है इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है या डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। कौन सी फेज में? S फेज में होता है। G1 फेज में क्या होगा? तो G1 फेज में तो मेनली प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन, है ना। यहां पर होता है डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, और यहां पर भी कुछ प्रोटीन है ना, आरएनए, इनका फॉर्मेशन यहां भी होता है। लेकिन मेन फेज कौन सी हो गई? एस, जिसमें डीएनए का क्या होगा? सिंथेसिस होगा। ऐसी सेल जो आगे विभाजन करना नहीं चाहती है तो वो G0 से निकल जाती है, इसे G0 या G0 फेज भी कहते हैं, क्वेशेंट फेज या शांत प्रावस्था। ऐसी कोशिकाएं फिर आगे डिवीजन करना नहीं चाहती हैं, वो G0 फेज में एंटर कर जाती हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है डीएनए का रिप्लिकेशन किस फेज में होता है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है एस फेज में। किसमें होता है? एस फेज में होता है।
डीएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड्स इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो जो नया जो डायरेक्शन बन रहा है डीएनए का, डीएनए पॉलीमरेज, तो ये 5 डेज से 3 डेज की ओर, 5 डेज से इधर की तरफ, 3 डेज की तरफ, इस तरीके से अरेंजमेंट शो करता है ना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, है ना। डिसकंटिन्यूअस रिप्लीकेशन अकर्स ऑन, डिसकंटिन्यूअस, देखिए जब डीएनए का रिप्लीकेशन होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, रिप्लीकेशन फोर्क बनाते हैं। डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है इनमें से एक स्ट्रैंड पर डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सतत होता है 5 डेज से 3 डेज की ओर। तो यहाँ 5 डेज है तो ये 3 डेज होगा और ये 5 डेज होगा। अब ये 5 डेज है तो ये 3 डेज होगा और ये 5 डेज होगा। तो यहां से एक साइड पर ये डीएनए है ना, ये ऐसे टुकड़ों में बनता है, टुकड़ों में बनता है। इन टुकड़ों को देखने वाला साइंटिस्ट जो था उसका नाम था ओकाजाकी, तो इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, खंड, ओकाजाकी खंड कहते हैं। और डीएनए का वो स्ट्रैंड जिस पर कंटिन्यूअस रिप्लिकेशन हो उसे तो कहते हैं लीडिंग, और जिस पर डिसकंटिन्यूअस असतत डीएनए बनता है उसे कहते हैं लेजिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? लेजिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये इसका हो गया लेजिंग स्ट्रैंड, ऐसा स्ट्रैंड जिस पर ये टुकड़ों में बने, और इन टुकड़ों को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बाद में क्या होगा, जैसे ही ये रिप्लिकेशन होता है तो एक एंजाइम इनको यहां से इस तरीके से जोड़ देता है और ये कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इस एंजाइम को कहते हैं लाइगेज। क्या कहते हैं? लाइगेज एंजाइम कहते हैं। तो आपको दो चीजें समझ में आ रही है। डीएनए के जो फ्रेगमेंट बनते हैं उनको क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने वाले एंजाइम को लाइगेज एंजाइम कहते हैं। ऐसा डीएनए का स्ट्रैंड जिस पर असतत संश्लेषण होता है उसे लेजिंग स्ट्रैंड के, लेजिंग, लेजी ऐसे समझ लो, ऐसे याद करो, लेजी मतलब उसमें लेजिंग धीरे धीरे काम हो रहा है, और लाइगेज एंजाइम फिर इनको बाद में जोड़ के इन्हें कंटिन्यूअस कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिप्लिकेशन की बात है। ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही है एक तरीके का। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाई लाइगेज एंजाइम। मैंने अभी आपको बताया था लाइगेज एंजाइम ओकाजाकी फ्रेगमेंट को बीच बीच में से जोड़ देता है। ठीक है, और ये जो अब ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस स्ट्रैंड पर बनते हैं? तो स्ट्रैंड का नाम अगर वो पूछे तो क्या आएगा फिर? तो वही लेजिंग स्ट्रैंड आएगा। क्या आएगा? लेजिंग स्ट्रैंड, है ना, लीडिंग पर नहीं, लेजिंग स्ट्रैंड पर। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन, ट्रांसक्रिप्शन कहां पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में। देखिए इधर ये मैंने एक सेल ड्रॉ कर ली है, कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक है। ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर होल पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है ना उसमें क्या होता है, डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए, एमआरएनए इन पोर से बाहर आएगा, फिर यहां पर एमआरएनए से बन जाएगी प्रोटीन। तो यहां तो हो रहा है ट्रांसलेशन और यहां हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कहां होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। कहां होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो कहां होती है? तो आपका आंसर आएगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर मतलब केंद्रक के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एंजाइम है वो कौन कौन से होंगे? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज भाग लेता है, वहीं पर
हम यूकैरियोट की बात करें तो यहां पर 3 आरएनए पॉलीमरेज भाग लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज भाग लेते हैं। कौन कौन से? आरपी फर्स्ट, है ना, आरपी सेकेंड और आरपी थर्ड। 3 आरएनए पॉलीमरेज भाग लेते हैं। ठीक है। अब बात कर लें, जैसे यूकैरियोट की बात करें तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। देखो, थर्ड से याद रखना टीआरएनए, थर्ड से याद रखना टीआरएनए। और देखो ये सेकंड ऐसे है ना, तो इसको अपन ऐसे बना ले, ऐसे, है ना। तो एचएनआरएनए, एचएनआरएनए का फॉर्मेशन ये करेगा। एचएनआरएनए आगे चल के किसमें कन्वर्ट होता है? एमआरएनए में। तो आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो क्या बनाएगा? आरआरएनए बनाएगा। देखो आरआरएनए पर क्या, एचएनआरएनए पर क्या, टीआरएनए बन गया। मोटा मोटा ये अपने को याद रखना है। आरआरएनए का फॉर्मेशन आरएनए आरपी फर्स्ट से, आरपी सेकंड से एचएनआरएनए जो फर्दर एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और आरपी थर्ड से टीआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम लगता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। अगर ये एक काम कर रहा है, इसका मतलब प्रोकैरियोट की बात हो रही है। अगर ये 3 लग रहे हैं तो 3 यूकैरियोट के अंदर काम आते हैं। ठीक है। प्रमोटर इज बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। देखिए ये जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए में एक साइट ये रहती है इस तरीके से, और एक ये दूसरी साइट है। तो एक तो होता है इसमें प्रमोटर, एक होता है इसमें टर्मिनेटर। तो देखिए प्रमोटर से आके जुड़ता है आरपी, आरपी का मतलब हो गया आरएनए पॉलीमरेज। तो इस तरीके से प्रमोटर से क्या जुड़ गया? आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर से जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रमोटर्स इज बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, है ना। अब हमें इसमें एक चीज और याद रखनी है, ये प्रमोटर कहां मिलेगा? प्रमोटर कहां मिलेगा? तो जो 3' एंड होगा ना, 3' एंड वहां पर प्रमोटर होगा, 5' एंड पर होगा टर्मिनेटर। तो जिस स्ट्रैंड पर नया एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। इस तरीके से ये अपने को याद रखना है। तो ये जो हमने अभी तक प्रश्न देखे हैं वो आपके मतलब अलग अलग टॉपिक से प्रश्न निकाले गए हैं, उनके साथ हमने व्याख्यात्मक चर्चा भी की है। अभी इसके बहुत सारे प्रश्न अभी और बाकी हैं, तो अगले वीडियो में हम उनको कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले आप इतने जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से हर एंगल से इन पर आप क्वेश्चन और इनके आंसर देखने की कोशिश करें, नए क्वेश्चन भी पुटअप करें इनमें से, और अगले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये कवर 2 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा कवर हो जाए। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक जैसे बचे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, और इसमें जेनेटिक कोड है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की फर्दर प्रोसेस देखेंगे, डीएनए की स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा और देखेंगे, और जेनेटिक कोड की विशेषताओं को देखेंगे, जीन के नंबर। तो इससे संबंधित अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग आधे क्वेश्चन हुए, आधे भी और बाकी हैं। तो अगले वीडियो में हम उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। तो इस तरीके से और वीडियो के लिए आप बने रहिए संदीपनी क्लासेस के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।